हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण पाठक इस अनन्या के ऑनलाइन मंच से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास विषय एक बहुत ही रोचक विषय है और लगातार इन रोचक घटनाओं का मैं उल्लेख करना शुरू किया हूं। यह रोचक घटनाएं कहानी के साथ साथ तथ्यात्मक भी हैं, जो आपके विकास में बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि इन घटनाओं को समझ लिया जाए, इनके कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए, तो इनसे बनने वाले क्वेश्चंस किसी भी प्रकार की परीक्षा में, विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी में कहीं भी आपको समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं जब बेसिक चीजें बताता हूं साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस के माध्यम से, पिछले लेक्चर में मैंने सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की कहानी पढ़ाना शुरू किया था। उसमें सुभाष चंद्र बोस के प्रारंभिक जीवन की चर्चा करते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना और तत्पश्चात जर्मनी पहुंचकर हिटलर से मुलाकात करने तक की यात्रा हमने आपसे शेयर की थी। उसके पश्चात अगली कड़ी में आज मैं उपस्थित हुआ हूं, भाग 2 के तहत। यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी में पहुंचकर जर्मन का जो कुल मिलाकर विदेश मंत्री था, बोन रिबेल्ट्रोन, जो जर्मनी का विदेश मंत्री बोन रिबेल्ट्रोन से मुलाकात की। उसके पश्चात वहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की थी। तो ये बड़ा ध्यान रखने की चीज है, जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत केंद्र, भारत केंद्र की स्थापना की थी, है ना। अब ये बड़ा पहल था। इसके द्वारा वहां पर इन्होंने संगठन का निर्माण किया। संगठन का निर्माण करने के साथ साथ यहां पर इन्होंने आजाद हिंद रेडियो, एक डॉक्टर आर.एस. व्यास के नेतृत्व में इन्होंने आजाद हिंद रेडियो की यहां पर स्थापना की। यहीं पर डॉक्टर आर.एस. व्यास के नेतृत्व में आजाद हिंद रेडियो, आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। तो आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को आगे लिया जाता था। राष्ट्रवाद जहां पर इनका प्रमुख स्वरूप था। और आपको जानकारी में देना चाह रहा हूं कि यहीं पर एक भारतीय सैन्य दल का भी गठन किया। भारतीय सैन्य दल का गठन कर उसका एक ध्वज तैयार किया। ध्वज के मध्य में स्प्रिंग टाइगर का चित्र था। कांग्रेस का चरखा नहीं था भाई। देखिए, तिरंगा ही ध्वज था। ये ध्वज कैसा था? तिरंगा। माने कांग्रेस का जो तिरंगा ध्वज था उसी से वही सेम कलर था। बस इसमें अंतर इन्होंने क्या किया, इसमें अंतर ये किया कि कांग्रेस की तिरंगा ध्वज के मध्य में गांधी जी द्वारा समर्थित चरखा था, लेकिन यहां पर इन्होंने स्प्रिंग टाइगर, और इसी स्प्रिंग टाइगर नाम से ट्यू होए ने
माने यह ह्यू टोए ने सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा लिखी है उनके जीवन के बारे में, द स्प्रिंग टाइगर। तो क्वेश्चन आता है, द स्प्रिंग टाइगर किस महापुरुष की, किस महानतम भारतीय नायक की आत्मकथा है? वह स्प्रिंग टाइगर इन्हीं सुभाष चंद्र बोस जी की है। तो ये इन्होंने जर्मनी में ही इसकी स्थापना कर दी थी। और ध्यान से समझिए, यहीं पर ये सारी चीज़ों की स्थापना करने के साथ साथ जो आज़ाद हिंद रेडियो था व्यास जी के नेतृत्व में 7 भाषाओं में प्रसारित होता था और लगातार भारतीयों को मोटिवेट किया जाता था। ठीक है, तो ये कहानी यहीं पर सुभाष चंद्र बोस की जब मुलाकात हिटलर से होती है, हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दी। उसके पश्चात अपने सहयोगियों को सुभाष चंद्र बोस ने यहीं पर जो है संबोधित करते हुए जय हिंद का नारा यहीं शुरू किया। अपने सैनिकों के जो सैन्य दल इन्होंने बनाया था उसका अभिवादन जय हिंद से होता था। एक कहानी मैंने एक जानकारी मिली है कि सुभाष चंद्र बोस यहीं जर्मनी में अपनी महिला मित्र एमिल से विवाह भी किए थे और उनसे उत्पन्न एक अनीता नाम की पुत्री जो अमेरिका में रह रही है। तो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस का कई विवाह था। एक जर्मन प्रवास के दौरान भी एमिली नामक महिला से इनका विवाह हुआ था। तो ये मैं जो जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस भारत जाने के पश्चात किस प्रकार जर्मनी में स्टेबल हुए, फिर अंततः जर्मन सेना के सहयोग से, पनडुब्बी के सहयोग से यह पहुंच गए जापान। ठीक है, तो अगली कहानी अब इनके जापान पहुंचने की मैं बात आपसे कर रहा हूं। ठीक है, जापान पहुंचने की बात। तो जापान पहुंचने से पहले आजाद हिंद फौज की कहानी भी आपको जाननी होगी। सुभाष चंद्र बोस इसी के सर्वोच्च कमांडर बनाए गए। तो अब हम आजाद हिंद फौज को टारगेट करेंगे और उसके पश्चात वहीं पर भारत की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की पहले स्थापना हुई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के पश्चात आज़ाद हिंद फौज बनाई गई। देखिए, कुछ यही वाला कॉन्सेप्ट सुभाष जी ने लिया, जो जर्मनी का था कॉन्सेप्ट, यहाँ पर इन्होंने स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यहाँ पर भी कार्य कर रही थी। इसी के विस्तार के लिए कैप्टन मोहन सिंह को जिम्मेदारी जापान में दी गई कि वहाँ पर भी इसका विस्तार करिए। तो सुभाष चंद्र बोस के जापान पहुँचने से पहले ही वहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए माने आज़ाद हिंद फौज दोनों का गठन हो चुका था। तो थोड़ी सी उसकी भी मैं चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए इसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। देखिए ध्यान से, देखिए रास बिहारी बोस एवं कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह व कैप्टन मोहन सिंह ने जापान या जापानी मेजर फ्यूजीवारा फुकियोका, जापानी मेजर फ्यूजीवारा के सहयोग से बैंकॉक
में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। अब समझिए, अब ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कहां बनी? बैंकॉक में बनी। अब बात आती है आजाद हिंद फौज, जिसे आईएनए कहते हैं, उसकी स्थापना कहां हुई? तो देखिए 1942 एडी में, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1941 एडी में, और 1942 एडी में मलाया मीन्स आज का मलेशिया, मलाया के जैत्रा में, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं जापानी मेजर फुजीवारा दोनों लिखा होता है, जापानी मेजर फुजीवारा के नेतृत्व में आईएनए मीन्स आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। ठीक है, अब ये समझिए बात को, थोड़ा सा आप इस बात को फैक्ट वाइज समझिए, कॉन्सेप्ट वाइज समझिए। देखिए फैक्ट तो आपके सामने ये हो गया कि एक इंडिपेंडेंट लीग बनाई गई। तो इंडिपेंडेंट लीग कहां बनी? बैंकॉक में बनी। संस्थापक कौन? रास बिहारी बोस, ज्ञानी प्रीतम सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग बनाई। उसके पश्चात इन्हीं सब लोगों ने मिलकर मलाया के जैत्रा नामक द्वीप पर इनकी बैठक हुई और वहीं पर इन्होंने आजाद हिंद फौज नामक सेना का गठन किया। अब इसमें सैनिक कहां से आए? अब आपको बताना चाहता हूं सैनिक कहां से आए। इसके जो सैनिक हैं ये जापान द्वारा जीते गए ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सैनिकों से इसका गठन किया गया। कहते हैं जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय प्राप्त करते हुए अधिकांश क्षेत्रों पर ब्रिटेन से ही अधिकार किया और ब्रिटेन इन मैंने दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया में जहां तक विस्तार किया था वहां भारतीय सैनिकों को ही भेजकर विस्तार किया था। इनके कमांडर भले होते रहे हों लेकिन इनकी सेना में अधिकांश संख्या भारतीयों की लड़ने वाली थी। तो जब जापान ने इन्हें परास्त किया, विशेषकर सिंगापुर जब जापान ने अंग्रेजों से जीता तो वहां पर लगभग 40,000 भारतीय सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। तो जापान ने ब्रिटिश कमांडरों को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार न करते हुए उन्हें क्षमा किया और उन्हीं सारे सैनिकों को लेकर इस मलेशिया के जैत्रा द्वीप पर इन सब के साथ मीटिंग कराई, जहां अंततः फैसला हुआ कि कमांडिंग कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य सीधे सीधे जापान के भांति होगा जिस प्रकार जापान का उद्देश्य है कि दक्षिण पूर्व एशिया से
अंग्रेजों को निकाल बाहर फेंकना है, वही कार्य इन्हें करना है और जिसके माध्यम से भारत की आजादी मिल पाएगी। तो यह इसका सीधा सा मोटो आजाद हिंद फौज का यही था कि भारत की आजादी को मजबूत बनाना, प्रयास करना, अंग्रेजों के लिए समस्याएं खड़ा करना। और जापानी उद्देश्य स्पष्ट था कि दक्षिण पूर्व एशिया में वह अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। माने वह एशियाई डायनेस्टी का सपना देख रहा था। जिस प्रकार ब्रिटेन ने यूरोपीय डायनेस्टी बनाई एशियाई साम्राज्य तक और पूर्वी यूरोप में पूरी तरीके से सोवियत संघ की स्थापना हुई, उसी प्रकार से जापान भी दक्षिण पूर्व एशिया सहित पूर्वी एशिया में अपना साम्राज्य बनाना चाहता था और वह लगभग काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा था आगे। और ऐसा हो भी जाता, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी परमाणु बमों के हमले से जापान तबाह होना, आईएनए की विफलता वहीं से शुरुआत हो गई। तो थोड़ी सी मैं बात को और आपसे अब शेयर करना चाहता हूं। सिंगापुर में इसकी एक विशेष बैठक आयोजित हुई, वहीं पर सुभाष चंद्र बोस को भी आमंत्रित किया गया। सुभाष चंद्र बोस को बुलावा भेजा गया था 42 में कि अब आप जापान आइए और आज़ाद हिंद फौज सहित सारी इंडिपेंडेंस लीग की भी कमान संभालिए। तो यहाँ समझिए, आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन सिंह कमांडिंग कैप्टन बनाए गए और जबकि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व रास बिहारी बोस कर रहे थे। बाद में लीगली दोनों की कमांडिंग रास बिहारी बोस को ही हेड बना दिया गया। तो ये सारा सिस्टम चल रहा था और अंततः सुभाष चंद्र बोस 1942 में जर्मन यू बोट के माध्यम से, पनडुब्बी के माध्यम से यह जापान पहुंचने में सफल रहे। और मैं आपको बता दूं, जापान जब ये पहुंचते हैं, जापान पहुंचने के पश्चात इन्हें सिंगापुर पहुंचाया गया 2 जुलाई। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 AD को सिंगापुर पहुंचे थे। ठीक है, अब इसी सिंगापुर के सम्मेलन, ये बात तो आप समझ चुके हैं सारे लोग। अब मैं थोड़ा आगे बताना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस कैसे आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर बने। समझिए बात। सिंगापुर में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के सम्मेलन में 4 जुलाई 1943 AD को पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने रास बिहारी बोस के हाथों से आईएनए एवं इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की का ही शब्द से आप समझ जाएंगे, लीग का नेतृत्व प्राप्त किया। माने आईएनए और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग दोनों का इनको कमांडिंग दी गई।
कि भाई आप अब यही लीडर रहेंगे और आप ही को पूरा कमान संभालना है, ठीक है। तो ये वो क्षण था जब रासबिहारी बोस के जीवन का सबसे प्राउड का समय था, गर्व का समय था। आज अपनी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सुभाष चंद्र बोस पहुंच चुके थे, जहां उन्हें अब इसकी कमान संभालनी थी। तो बात ये आपको ये समझना होगा कि इस प्रकार से यदि देखा जाए तो मैंने सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर में पहुंच करके आजाद हिंद फौज की पूरी तरीके से कमांडिंग उन्होंने स्वीकार करते हुए और यही सिंगापुर में पूरी तरीके से नेतृत्व संभालने के साथ साथ कहते हैं इसी सिंगापुर में इन्होंने जो है एक स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का भी गठन किया था, है ना, सिंगापुर में ही। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसे जापान, जर्मनी जैसे देशों का समर्थन हासिल था। तो कुल मिलाकर देखिए यह वो चरण था जहां पर सुभाष चंद्र बोस पूरी तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध प्लान बना रहे थे। कहते हैं यहीं पर सेना की कमांडिंग कोर की बैठक लेते हुए इन्होंने जो है सेना की विंग बनाई, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, है ना, आजाद ब्रिगेड, है ना, रानी लक्ष्मीबाई की विंग भी बनाई, महिला सेना की ब्रिगेड। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने पूरी तरीके से भारतीयता और राष्ट्रीयता को जोड़ने का प्रयास किया। दूसरी तरफ कुल मिलाकर जापानी सेना लगातार भारत की ओर बढ़ रही थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जीतकर इन्होंने आजाद हिंद फौज, जापानी सेना ने आजाद हिंद फौज को सौंप दिया, जिससे यह मैसेज दिया गया कि जापान आपके साथ है और आपकी आजादी में जापान स्वतंत्र रूप से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, जिससे क्या हो कि आसानी से भारतीयों का समर्थन हासिल हो सके। सुभाष चंद्र बोस को जब अंडमान व निकोबार प्राप्त हुआ तो इसका इन्होंने स्वराज, क्रमशः अंडमान का नाम स्वराज और निकोबार का नाम शहीद द्वीप रखा, है ना। तो अंडमान का नाम स्वराज द्वीप, आइसलैंड जिसे कहते हो, एवं निकोबार का नाम शहीद द्वीप रखा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जापान लगातार सपोर्ट कर रहा था। इसी प्रकार आपको बताऊं, जापानी सेना के सहयोग से मणिपुर तक इनकी जो है सेना पहुंच गई, मणिपुर तक, है ना। मणिपुर जापानी जो सेनापति था लगातार सहयोग कर रहा था, साथ ही साथ जापानी पीएम तोजे, उस समय का विश्व युद्ध के समय जो जापान का पीएम था तोजे भी इनका सहयोग कर रहा था, है ना। तोजे ने इनका स्वागत भी किया था जब जापान पहुंचे थे। तो इस प्रकार जापानी सेना मणिपुर तक विजय प्राप्त करते हुए आईएनए को सौंप दिया। इस बीच मैं आपको जानकारी बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस को रंगून माने म्यांमार के क्षेत्र में भी बड़ी मदद मिली और म्यांमार में एक भारतीय महिला श्रीमती हेमराज बटाई,
म्यांमार में एक भारतीय महिला श्रीमती हेमराज बटाई ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी आजाद हिंद फौज के नाम सुभाष चंद्र बोस को। और कहते हैं यहीं पर रंगून का एक निवासी मोहम्मद हबीब ने भी अपना घर और पूरी संपत्ति आजाद हिंद फौज को सौंप दिया। तो इन्हीं स्थानों पर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि अपनी जो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और आईएनए का मुख्यालय सिंगापुर था, वहां से इन्होंने ट्रांसफर करके उसे रंगून स्थानांतरित कर दिया था। कहां स्थानांतरित किया? रंगून मतलब आज का म्यांमार है ना, जिसे बर्मा कहा जाता था पहले। तो रंगून में मांडले जेल का इतिहास बड़ा पुराना है, जिसे बीजी तिलक उलक सबको जेल में भेजा गया था। ठीक है, फिर बहादुर शाह वहीं रहते हुए मर गए। तो रंगून इसका मुख्यालय बना। क्वेश्चन कभी भी आता है कि सिंगापुर से मुख्यालय कहां ट्रांसफर किया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का और आजाद हिंद फौज का, तो आपका आंसर सीधे रंगून होगा। और आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं, रंगून पहुंचने से पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही अपने सैनिकों को मोटिवेट करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था और उनके अंदर जोश भरने के लिए एक स्लोगन और दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह क्वेश्चन बहुत बार आया कि सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा कहां दिया, रंगून में, बैंकॉक में, सिंगापुर में या जापान में? तो आपका आंसर क्या होगा? सिंगापुर में दिया था। इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस के साथ एक और क्वेश्चन जुड़ता है। मैं आपको जानकारी बता दूं, भारतीय सैनिकों को यूनाइट ही नहीं करना चाह रहे थे, साथ ही साथ ये देश के नेताओं को भी अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें हमें सबके सहयोग की जरूरत है। तो तत्कालीन विराट पुरुष, महापुरुष महात्मा गांधी का भी विश्वास यह जीतना चाहते थे। इसीलिए सिंगापुर से ही 4 जुलाई के एक रेडियो संबोधन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को आह्वान करते हुए सिंगापुर से ही संबोधित किया था कि हे राष्ट्रपिता। पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को कहा था। और गुमराह करने वाले लेक्चर देने वाले टीचर्स ये समझा देते हैं बच्चों को कि भाई महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की स्थिति बहुत ही कंट्रोवर्सी थी और उनमें कोई सम्मान नहीं था। एकदम मूर्खता की बात है। दोनों की विचारधारा में परिवर्तन था। सम्मान गांधी जी का सुभाष चंद्र बोस बहुत करते थे। राष्ट्रपिता शब्द का संबोधन उन्होंने ही किया। तो वहीं कहा था उन्होंने, हे राष्ट्रपिता, आजादी का अंतिम संघर्ष शुरू हो चुका है। हे राष्ट्रपिता, आजादी का अंतिम संघर्ष शुरू हो चुका है, हमें आपके आशीर्वाद की आकांक्षा है ना। तो गांधी जी उस समय भारत छोड़ो आंदोलन को चला रहे थे। बिल्कुल आह्वान तो निश्चित ही किया गया। गांधी जी उस समय पूरी तरीके से अपने भारत छोड़ो आंदोलन में मग्न थे। तो ये दर्शाता है कि सुभाष चंद्र बोस एक मैच्योर पर्सनालिटी हो चुके थे। सिर्फ वह सैन्य समाधान ही नहीं चाहते थे बल्कि राजनीतिक समाधान भी चाहते थे। और गांधी जी की विचारधारा थी कि सुभाष चंद्र बोस का लक्ष्य बिल्कुल पवित्र है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस पर किसका हाथ है? जापान का हाथ है। तो जापान इनडायरेक्ट कहीं न कहीं भारत पर नियंत्रण का प्रयास करना चाह रहा था। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस को वह इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा था। तो गांधी जी का मानना था कि जापान आईएनए के बहाने भारतीयों को गुमराह करते हुए भारत पर विजय प्राप्त करना चाह रहा है। एक गुलामी ब्रिटेन वाली गई नहीं और दूसरी गुलामी भारत के सिर पर मड़रा रही थी। इसीलिए गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। तो यह आजाद हिंद फौज का कार्य था। और आपको बताऊं, मणिपुर, अच्छा एक चीज और, जो सुभाष चंद्र बोस का सिंगापुर में सम्मान हुआ था, जहां उन्होंने भारत की अस्थायी सरकार भी गठित की थी। तो सिंगापुर का एक सिनेमा हॉल था, कैथे सिनेमा हॉल। ये थोड़ा सा तुम लोग को ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है कि सिंगापुर के किस स्थान पर यह हुआ था सम्मेलन। तो कैथे सिनेमा हॉल, यही कैथे सिनेमा हॉल में
शपथ ग्रहण समारोह भी सुभाष चंद्र बोस का हुआ था और यहीं पर इन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का भी यहीं पर गठन किया था। ठीक है, कैथे सिनेमा हॉल में। अब जैसा कि मैंने दूसरी चीज बताई कि सुभाष चंद्र बोस ने एक अपनी पूरी कमांडिंग विंग बना ली थी, तो कर्नल एस ए मलिक के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने मणिपुर का मोरांग क्षेत्र, ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा मैं मिटाऊंगा मैं इधर। भारतीय कौन सा क्षेत्र था जहां पर सुभाष चंद्र बोस का स्प्रिंग टाइगर वाला तिरंगा ध्वज फहराया गया था, वह भारतीय भूमि कौन सी है? तो यह जीके के लिए, एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है ना। मणिपुर भारतीय भूमि का नाम जिस पर सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आईएनए आजाद हिंद फौज, आईएनए का तिरंगा ध्वज फहराया गया। ठीक है, तो हमने क्या बताया? मणिपुर, वह राज्य कौन सा है? मणिपुर। और विशेषकर यदि इसकी मैं जगह की बात करूं, मोरांग मणिपुर, यह भारत की भूमि थी जहां आईएनए का तिरंगा ध्वज कमांडिंग ऑफिसर एमएस मलिक के नेतृत्व में यहां विजय प्राप्त किया गया। और यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने एक अपने ही माने सेना के कमांडर, ठीक है, मेजर जनरल एच.सी. चटर्जी को यहां गवर्नर भी बनाया था। तो यहां का आईएनए का गवर्नर कौन बनाया गया? आईएनए का गवर्नर है ना एच.सी. चटर्जी को बनाया गया, जो सुभाष चंद्र बोस ने। तो यह क्लाइमेक्स पर था, सुभाष चंद्र बोस का यह कार्य यहां पर क्लाइमेक्स पर था। इसके पश्चात ऐसा लग रहा था कि मानो शीघ्र ही पूर्वोत्तर पर आईएनए का अधिकार हो जाएगा, लेकिन 6 अगस्त एवं 9 अगस्त को, है ना, अमेरिकी सेना के बमबरसक जहाजों ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बमों से हमला कर दिया, जिससे जापान तबाह हो गया। और इसी समय एक सूचना और मिलती है कि कर्नल हबीबुर रहमान एवं सुभाष चंद्र बोस एक हवाई जहाज के माने क्रैश में ताइवान द्वीप, माने जिसे फार्मोसा द्वीप कहा जाता था, वहीं पर वह प्लेन क्रैश हो गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक की जानकारी में यही दिया जाता है कि इनकी ताइवान माने फार्मोसा द्वीप पर इनकी मृत्यु हो गई थी। फिलहाल विवाद काफी है, लोग कहते नहीं मरे नहीं, गुमनामी बाबा के नाम से जीते रहे। फिलहाल वो अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बस लोग अपने अपने स्तर पर कयास लगाते हैं। तो ये सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज की कहानी है और किस प्रकार से इसने गौरव माने इस आजाद हिंद फौज ने गौरव प्राप्त किया, वो पूरी मैंने 1 बाय 1 आपको कहानी समझाई। तो इसी प्रकार से अन्य वीडियोस के माध्यम से भी मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।